क्योंकि मैक्सिमा के लिए लाजमी है कि वो सेट का एलिमेंट होना चाहिए। तो देयर इज नो मैक्सिमम, कोई मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, सुप्रीमम जो है, लीस्ट अपर बाउंड जो है एस का, वो 2 है। मिनिमम ऑफ एस या इनफिमम ऑफ एस 3/2 होगा। ये हमने एक डिस्क्रिप्शन सोल्यूशन की दे दी। अब ये है इसका सोल्यूशन, बट प्रूफ इसका क्या है? जो हमने बातें की, इसका प्रूफ क्या है? वो प्रूफ डिस्कस करते हैं, जरा गौर से देखिएगा। वी मस्ट फर्स्ट शो दैट 2 इज एन अपर बाउंड। 2 अगर अपर बाउंड है इस सेट का, हर n के लिए ये एलिमेंट 2 से छोटा होना चाहिए। ये हमने प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, हमने कहा लेट इफ दिस इज लेस देन 2, तो ये n+1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2n+2। 2n दोनों तरफ से कैंसिल कर दें तो 1 लेस देन 2, विच इज ऑलवेज ट्रू। चूंकि ये इनइक्वालिटी ऑलवेज ट्रू है, इसलिए ये इनइक्वालिटी ऑलवेज ट्रू है फॉर ऑल n। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी n आप कोई नेचुरल नंबर लेंगे, 2n+1 ओवर n+1 का आंसर 2 से लेस आएगा, विच इज ऑलवेज ट्रू। रिवाइजिंग द अबव आर्गुमेंट शोज दैट 2 इज एन अपर बाउंड। तो इसका मतलब है ये सारी वैल्यूज 2 से छोटी हैं, तो 2 हमारे पास अपर बाउंड है। अब आते हैं, क्या 2 में से कुछ माइनस करें तो क्या कोई ऐसा n मिलता है कि ये एलिमेंट बड़ा हो जाए? क्योंकि अपर बाउंड के लिए लाजमी है कि उससे छोटा कोई एलिमेंट भी अपर बाउंड ना हो। नेक्स्ट वी शो दैट 2 इज द लीस्ट अपर बाउंड। If f is not the least upper bound, 2 is not the least upper bound, there is an epsilon greater than 0 such that 2 minus epsilon is an upper bound. 2 minus epsilon जो है वो upper bound हो. However, we claim that there are n set of natural numbers है such that 2 minus epsilon से बड़ा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ये हमने शो करना है, ये हमने शो करना है, showing that 2 minus epsilon is not an upper bound. To prove our claim, note that the above inequality is equivalent with this. वो जो ऊपर लिखी हुई है ये इसके इक्विवेलेंट है। किया क्या है उसने, 2 को इसमें से माइनस कर दिया है राइट साइड में से। इसको सिंप्लीफाई करेगा तो 1/n+1 बचेगा, 1/n+1 बचेगा, और ये माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ पे दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1/n+1। तो एप्सिलॉन हमेशा 1/n+1 से ग्रेटर। तो n किससे ग्रेटर होगा? 1/epsilon-1। Since there exists n belongs to set of natural number satisfying the above inequality. Our claim, क्योंकि एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर लें, कोई भी, ये वैल्यू लेस देन 1 आएगी। अगर 1 से बड़ा है एप्सिलॉन, और ये वैल्यू काफ़ी बड़ी आएगी अगर लेस देन 1 है। लेस देन 1 से अगर मैं माइनस करता रहूँ 1, तब भी हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर ऐसा होगा जो इससे हमेशा बड़ा रहेगा। तो हर फ्रैक्शनल वैल्यू से बड़ा इंटीजर हम ढूंढ सकते हैं। ये बात हमेशा ट्रू है, इसलिए ये जो बात हमने कही ये हमेशा ट्रू है हर एप्सिलॉन के लिए। तो चूंकि ये बात हर एप्सिलॉन के लिए ट्रू है पॉजिटिव के लिए, तो इसका मतलब मैं 2 में से कुछ भी माइनस करूंगा तो वो अपर बाउंड नहीं रहेगा। अगर 2 में से कुछ माइनस करने से अपर बाउंड नहीं रहता वो, तो 2 जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है हमारे पास। नेक्स्ट वी शो दैट 2 इज नॉट अ मैक्सिमम। अगर ये मैक्सिमम होता तो ये सेट के अंदर बिलोंग करता। अगर ये सेट के अंदर बिलोंग करता तो कोई ना कोई n हमें ज़रूर मिलता। फर्ज करें ये सेट के अंदर बिलोंग करता है, तो 2 इक्वल होगा 2n+1/n+1 के किसी एक n के लिए। अच्छा, फर्ज करें अगर ये ट्रू है तो फिर ये बात ट्रू है, n+1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये ट्रू है तो ये बात ट्रू है, ये ट्रू है तो 2 = 1 है, विच इज़ फॉल्स। इसलिए हम चूँकि हमारा कंक्लूडेड रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, तो हम कहेंगे कि जो हमने इनिशियलाइज किया था वो रिजल्ट ही फॉल्स है। ठीक है, तो ये 2 कभी नहीं हो सकता। 2n+1/n+1 2 के इक्वल कभी नहीं हो सकता, ये फॉल्स स्टेटमेंट आ जाए। नेक्स्ट वी प्रूव दैट मिनिमम ऑफ एस। जी सवाल करें। जी सर हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमारे पास जो सुप्रीमम है, अगर सुप्रीमम अगर वो सेट से ही बिलोंग करता है तो वो मैक्सिमम होता है बेसिकली। तो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि अगर हमारे पास सुप्रीमम अगर सेट से बिलोंग नहीं कर रहा तो मैक्सिमम भी नहीं है। हाउ वुड आई से कि सेट से बिलोंग नहीं कर रहा?
तो सर हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते इस चीज़ को यूज़ करते हुए? क्यों डायरेक्ट बोले जब उसका एक मैथमेटिकल प्रूफ है? अगर वो बिलोंग करे तो क्या गलती होगी? वो गलती हमने बता दी, ठीक है ना? ओके सर। हाँ, अगर कोई कहता है नहीं जी बिलोंग करता है, प्रूव करो, कैसे नहीं करता? आप ऐसे ही कह रहे हैं, आप तो ऐसे ही कह रहे हैं ना, कोई आर्गुमेंट थोड़ी होता है ये कि जी बिलोंग नहीं करता, हमें पता है नहीं करता। ये क्या होता है कि हमें पता है? ओके। मैथमेटिक्स इस चीज़ को नहीं मानता कि मुझे पता है या आपको पता है, ठीक? मैथमेटिक्स मानता है हाउ वुड यू प्रूव कि नहीं करता है। हम कहते हैं अच्छा चले फर्ज करें अगर करता है, तो 2 की शक्ल क्या होगी? 2n+1/n+1 टाइप की। जी सर। कोई ना कोई नेचुरल नंबर ऐसा होगा जिसको हम यहाँ पुट करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। अच्छा, फिर हमने देखा इसको सिंप्लीफाई करके तो उसने रिजल्ट दिया 2=1, विच इज ऑलवेज फॉल्स। इसका मतलब ओके जो सर। हमने इक्वलिटी ली थी वो ऑलवेज फॉल्स है। तो कोई ऐसा n नहीं है जिसके लिए इसका आंसर 2 आए। क्लियर हो गया? जी सर, क्लियर हो गया। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया सर, सेक्शन बी का। ठीक है, जो ड्रॉप करके जाना चाह रहे हैं चले जाए। ओके सर। Next we prove that minimum of s is equals to 3/2. We first note that 3/2 belongs to set. Yes, of course, this belongs to set. And we can write 3/2 is equals to 2.1 plus 1 divided by 1 plus 1. तो n को अगर हम 1 पुट करें तो 3/2 आ रहा है। तो इसका मतलब 3/2 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब 3/2 इसका मेंबर है और सबसे छोटी वैल्यू भी यही है। हम अगर कहें कि ये छोटी वैल्यू 3/2 is lower bound which we do as follows. This thing is always greater than or equals to 3/2. अगर हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, but we will get n is always greater than or equals to 1 because n belongs to set of natural numbers. So n is always greater than or equals to 1 is true. ये ठीक बात है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 3/2 इस सेट में हमेशा बिलोंग करेगा और 3/2 से बाकी सारे एलिमेंट्स बड़े होंगे। इसका मतलब 3/2 जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। क्लियर हुआ? जी सर, क्लियर हो गया। No. The central question in this section is, does every non-empty set of numbers have a supremum? क्या हर non-empty set of numbers का supremum exist करता है? The simple answer is no. The set n of natural number does not have a supremum because it is not bounded from above. Okay, we change the question. Does every set of numbers which is bounded from above has a supremum? The answer is turned out depends upon what we mean by the word number. If we mean rational number, then our answer is no. हमारा आंसर है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हमारा आंसर है कि नहीं, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। ओके, अगर कोई बाउंडेड सेट होगा भी तो ये हमेशा पॉसिबल होगा, नहीं हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि अगर आप ये कहें कि इसका लीस्ट इसके अपर बाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं तो क्या इसका लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा? हमेशा ऐसा होगा? इसका आंसर है नहीं, हमेशा एग्जिस्ट सर नहीं करेगा। सर फिर जो हमने पीछे एग्जाम वो पढ़ा था कि कंप्लीटनेस के एवरी नॉन एम्प्टी सेट जो फ्रॉम अबव हो, कौन फ्रॉम अबव हो, तो वो सुप्रीमम लाजमी एग्जिस्ट करेगा। तो वो रियल नंबर्स के लिए पढ़ा था, ठीक है? डिफरेंस कर लें कि वो बात रियल नंबर्स के लिए पढ़ी थी, तो रियल नंबर्स के लिए तो वो बात ठीक है, लेकिन हमेशा ये बात ठीक होगी? इसका जवाब है नहीं। ओके। इसलिए उसने कहा कि नंबर्स पे डिपेंड करता है कि वर्ड नंबर से क्या मुराद, ठीक है? ओके सर। ओके ओके। तो ये एक नोशन थोड़ा सा मतलब चेंज किया है मैंने इसके बारे में। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? कोई है सवाल? नहीं। आगे आते हैं एग्जाम्पल 4 पे। प्रूव दैट इनफिमम ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1 to 5 इंटरवल इज 1। इसका इनफिमम 1 है, मतलब इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 है। अब मैं आपको कहूँ इसको प्रूव करें, आप कहें सर ये तो नज़र आ रहा है। रॉन्ग आंसर। ऑफ कोर्स 1 है, नज़र आ रहा है, बट प्रूव कैसे करना है ये क्वेश्चन। प्रूव बाय डेफिनेशन होगा। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि लोअर बाउंड जो है
जितने भी लोअर बॉन्ड्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा लोअर बॉन्ड होगा उसको ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड कहेंगे। इस इंटरवल में हम देखेंगे कि क्या 1 इसका लोअर बॉन्ड है, और फिर हम देखेंगे अगर 1 में कुछ ऐड कर दूं तो क्या आने वाला रिजल्ट लोअर बॉन्ड रहता है। ये दो चीज़ें अगर प्रूव हो गई तो ये अगर प्रूव हो गई कि ये लोअर बॉन्ड नहीं रहता कुछ ऐड करने से, तो हम कहेंगे ये ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है। ठीक है। By definition, S is the set of X satisfying 1 to 5. 5 इसमें शामिल है, 1 इसमें शामिल नहीं है। Hence 1 is lower bound of S. इसलिए सारे X चूंकि 1 से बड़े हैं तो 1 जो है इसका लोअर बॉन्ड है। बाय डेफिनेशन ही ये लोअर बॉन्ड। किसी का कोई सवाल है तो कर लो। नो सर, क्लियर है सर। आगे है सपोज दैट 1 इज नॉट द ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ S। 1 जो है ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड S का नहीं है, हमने ये सपोज कर दिया। फिर देखेंगे कि एरर क्या आता है। देन देयर इज एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड नहीं है, लोअर बॉन्ड तो ये है लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड नहीं है। अगर ये ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड नहीं है देन देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन, एक ऐसा एप्सिलॉन जरूर होगा जिसको हम 1 में ऐड करेंगे तो ये भी लोअर बॉन्ड रहेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड अगर 1 होता तो इससे बड़ा लोअर बॉन्ड कोई ना होता। अगर ये ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड नहीं है तो इसका मतलब थोड़ा बड़ा एलिमेंट इससे ऐसा होगा जो लोअर बॉन्ड होगा 1 प्लस एप्सिलॉन। टू कॉन्ट्राडिक्ट दिस वी exhibit x belongs to S such that 1 और 1 प्लस एप्सिलॉन के दरमियान कोई ना कोई x है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया फिर हमारा मसला हल हो गया कि 1 प्लस एप्सिलॉन लोअर बॉन्ड नहीं है, क्योंकि लोअर बॉन्ड का मतलब है सारे x इससे बड़े होने चाहिए। अगर हमने प्रूव कर दिया कि कोई एक x ऐसा है जो इससे छोटा है तो फिर हमारा मसला हल हो गया। फिर हमने जो सपोज किया हुआ है वो गलत है। वो हमने सपोज किया हुआ है 1 इज नॉट द ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ S। ओके। अब एप्सिलॉन चूंकि ग्रेटर देन 0 है तो एप्सिलॉन बाई 2 भी ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन ये एप्सिलॉन से छोटा होगा। वी सी दैट x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। हम x प्लस 1 में एप्सिलॉन बाई 2 अगर कुछ लें तो आने वाला आंसर जो है वो x हो सकता है, क्योंकि x कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 से बड़े और 5 से छोटे। तो ये जो एलिमेंट है ये चूंकि 1 से बड़ा है इसलिए ये हमारे सेट S का कोई ना कोई एलिमेंट होगा, उसको हम x कहेंगे। इफ इट इज x देन x इज ऑलवेज लेस देन 1 प्लस एप्सिलॉन। x जो है 1 प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। यहाँ पे आके हमारी assumption जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर दी, हमारी सपोजिशन जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर दी कि 1 जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड नहीं है। सिंस 1 प्लस एप्सिलॉन इज बाय assumption अ लोअर बॉन्ड, अगर ये लोअर बॉन्ड है इसका मतलब है S के सारे एलिमेंट्स इससे छोटे होने चाहिए, जबकि 1 प्लस एप्सिलॉन जो है इससे सारे एलिमेंट्स अब छोटे नहीं रहे। x ऐसा है हमारे पास जो इससे छोटा है और वो S का एलिमेंट भी है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। दस 1 प्लस एप्सिलॉन इज नॉट लोअर बॉन्ड। 1 प्लस एप्सिलॉन कभी लोअर बॉन्ड नहीं है। मतलब ये हुआ 1 में आप कुछ भी ऐड करेंगे वो लोअर बॉन्ड नहीं आएगा, तो इसका मतलब 1 से बड़ा लोअर बॉन्ड कोई नहीं है, तो 1 जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड हो गया। ये प्रूव हो गया। कोई सवाल इसमें करना है आपने तो प्लीज करिए। नो सर, क्लियर है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, नहीं सर। ठीक है। सिर्फ 1 मिनट का पॉज लें, ये एग्जाम्पल आपके सामने है।
नहीं नहीं लो खैर जी बेटे पानी यार मुझे ठंडा दे दो। अच्छा, find upper and lower bounds of y is equals to f of x for x belongs to -1 1.5 where फंक्शन गिवन जो आपको ये है वो है f of x is equals to -x⁴ plus 2x square plus x. Use a graphing calculator to estimate the least upper bound and the greatest lower bound of f of x. अब आपने ये नहीं, वो कहता है कि आप कोई ग्राफ इसका बना लें कैलकुलेटर से, तो ग्राफ के जरिए भी बता सकते हैं कि इसका लीस्ट अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप ग्राफ भी बना सकते हैं, आप वैसे भी बता सकते हैं मैथमेटिकली, तो दोनों तरीके से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। पहले देखते हैं जरा इसने किया क्या। फ्रॉम द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, अगर ये चीज़ है f of x, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ये इसकी वैल्यू है -x⁴ plus 2x² plus x, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की इक्वल होगी, और ये लेस और इक्वल होगी इंडिविजुअल्स की एब्सोल्यूट वैल्यू। इंडिविजुअल्स की एब्सोल्यूट वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास। द लास्ट क्वांटिटी इज लार्जेस्ट व्हेन x mod इज लार्जेस्ट, आखिरी क्वांटिटी उस वक्त बड़ी होगी जब x mod बड़ा हो। सारी पॉजिटिव टर्म्स है, इसलिए उसने कहा कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। विच अकर्स व्हेन x इज इक्वल्स टू 1.5, तो ये उस वक्त आएगी जब x की वैल्यू इंटरवल का एंड पॉइंट होगा 1.5। हेंस उसने वो वैल्यू फाइंड की 13.3.1। ये जो है ये एक अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड है या नहीं ये नहीं मालूम, ये अपर बाउंड जरूर है, फंक्शन का अपर बाउंड ये है। और लोअर बाउंड क्या होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू इससे लेस है, तो लोअर बाउंड होगा -13.3125। Hence m is equals to 14 is an upper bound of, and m is equals to -14 is a lower bound। तो जाहिर है 14 इससे भी बड़ा है, तो 14 जो है अपर बाउंड है और -14 जो है इसका लोअर बाउंड, तो दो उसने अपर और लोअर बाउंड निकाला। एज अ चेक वी ग्राफ दिस फंक्शन विद x minimum which is -0.5 and x maximum which is 1.5। तो y minimum -15 और y maximum 15 आए, as well as we lie y is equals to 14 and y is equals to -14। जैसे हमने 14 और -14 निकाला, इसी तरह अगर मिनिमम ये वैल्यू आ रही है -15, मैक्सिमम वैल्यू आएगी 15। Since the graph lies between the lines, the value of m is acceptable although considerably larger than necessary. To estimate the least bound, we trace the curve using the trace feature of the calculator, finding the maximum and minimum y are approximately ये है 2.0559 and -0.130 respectively. These values are approximately, ये exact नहीं है, approximate है। The least upper bound and the greatest lower bound, ये approximate है, exact नहीं है। तो ये उसने फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आ जाते हैं तो उसके ग्राफ से भी उसने एस्टिमेट करना है, कर सकता है। अगर आपको सिर्फ अपर बाउंड और लोअर बाउंड्स का कहा जाए तो इजीली आप निकाल सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो वो उसने निकाले हैं -14 और 14, ये उसने अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकाले हैं। तो इस तरह फंक्शंस को भी ट्रीट किया जा सकता है। जैसे ये एक फंक्शन है, उसने इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू ली और एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद उसने कैपिटल M फाइंड किया, तो -15 से 15 के दरमियान इसकी सारी वैल्यूज रहेंगी। तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड इसने निकाल दिए। एनी क्वेश्चन? जी सर, ये जो आपने एग्जांपल समझाई है यहाँ तक तो समझ आ गई है कि हमने फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू लेके इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकाले, लेकिन उससे आगे जो बात आपने बताई है वो समझ नहीं आ रही। जहाँ तक समझ आया आप ये कह रहे हैं? जी सर, इससे आगे समझ आया, मतलब कि 14 उसने ये निकाली है अपर बाउंड और -14 लोअर बाउंड, इससे आगे उसने ये किया है कि ये वैल्यूज पुट की हैं उसने फंक्शन के अंदर, -0.5 और 1.5। तो जो वैल्यू आई है वो -15 से बड़ी आई है और 15 से छोटी आई है सारी। तो उसने कहा है कि आप इसको भी आप सॉरी जी सर, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 5 और -1.5 वैल्यू पुट करनी है हमारे पास? ये गिवन है बेटे सर ये तो 1 और 1.5 है। हाँ,
क्लोज टू -1 उसने पुट की ना वैल्यू कोई, कि इसके अंदर कहीं वैल्यू छोटी तो नहीं हो रही, डिक्रीज तो नहीं कर रहा फंक्शन, तो उसने अंदाजे से पुट करके चेक की वैल्यू। जब ग्राफ आप इसका बनाएंगे तो आप देखेंगे जब इसका ग्राफ -1 से शुरू होगा तो थोड़ा तो नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाके 1.5 तक जाएगा। तो नीचे जी की आएगा तो इसका मतलब लोअर वैल्यू कम होगी। तो उसने कहा कि 0.5 पुट करके चेक करो, तो लोअर वैल्यू ये आ रही थी, -15 से थोड़ी बड़ी, ये उसने कहा। ये ग्राफिकली ये सारी अंडरस्टैंडिंग उसकी, ये जो मैंने पैरा हाईलाइट किया है, ये उसकी ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है जिसको उसने डेपिक्टेड किया है, पिक्चर बनाई है। तो ग्राफ इसमें इसने दिया नहीं है, इसको देना चाहिए था। हाउएवर मैं आपको प्लॉट करके अलग से दे दूंगा ये ग्राफ, ठीक है? तो ये प्लॉट हो जाएगा ग्राफ, कोई ऐसे इशू नहीं है। सर हम वैसे अगर इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करके खुद ही अपना अगर ये बना दें तो वहां से भी हो हमें सकता है, बिल्कुल हो वहीं से सकता भी है हम बेटे। अपने पता चल जाएगा कि कहाँ पे मैक्सिमम और कहाँ मिनिमम है। हाँ, उसका तरीका मैं थोड़ा सा समझा चुका हूँ पहले भी, और फिर मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसका जी तरीका सर। ये है कि आप इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करें और x फाइंड करें। तो x की कौन सी वैल्यूज -1 और 1.5 के दरमियान में, जब आप वो वैल्यूज निकाल लेंगे फिर आपको पता लगेगा कि ये जो वैल्यूज मैंने अब निकाल ली हैं, ये वैल्यूज इंटरवल के दरमियान 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, 1 करती है, 3 करती है। तो अगर एक वैल्यू फर्ज करें एग्जिस्ट करती है तो उस पर आप देखेंगे कि ये फंक्शन जो है मिनिमम एग्जिस्ट करता है या मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। तो अगर वो मिनिमम एग्जिस्ट करता है तो लोअर वैल्यू या लोअर बाउंड वो हो जाएगा। फिर आप मैक्सिमम फाइंड करेंगे, वो अगर मैक्सिमम आ रही है किसी पे तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही हो तो 1.5 पे भी और बाउंड्री पॉइंट्स पे, यानी -1 पे, 1.5 पे और जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन पे वैल्यूज निकालेंगे, 4 वैल्यूज आ जाएंगी। तो वो वैल्यूज में से जो सबसे कम वैल्यू होगी वो लोअर बाउंड होगा, और जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वो अपर बाउंड होगा, और वो लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी वही होगा और लीस्ट अपर बाउंड भी उसी तरह निकलेगा। तो वो बात ठीक है कि इसके क्रिटिकल पॉइंट के जरिए भी आप निकाल सकते हैं, जो आपने मेथड पढ़ा हुआ है कैलकुलस में, कि आप इसका डेरिवेटिव लें, उसको 0 के इक्वल पुट करें, x की वैल्यूज फाइंड करें, और वो वैल्यूज जो इस इंटरवल के दरमियान लाई कर रही हैं उनको सिर्फ डिस्कस करें, बस। ये ठीक ओके है तरीका। ये आज का लेक्चर मैं यहाँ रोक रहा हूँ। ये दूसरी फाइल थी जो मैंने आपको दी हुई है, डिस्कस इसलिए की है कि इसमें एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो सॉल्वेबल है, सॉल्व करने चाहिए। ख़ास तौर पे ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो मिला हुआ है, इसमें इसने गाइडलाइन भी दी हुई है कि आपने कैसे फाइंड करना है। तो लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करना है तो कैसे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करना है तो कैसे। तो ये आपने इसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि आपको आगे जब पेपर आपके एग्जाम्स आए तो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको इशू ना हो। तो जो प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व नहीं होंगे बेटे वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चन? नो सर।